हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। ना उस पर्टिकुलर वीडियो से हम अपनी यहाँ पे सीएपीएफ की पीवाईक्यू की सीरीज हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहला जो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिया है वो है हमारे यहाँ पे बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपको यहाँ पे 3 वीडियोस देखने को मिलेंगे, मतलब 3 पार्ट्स आपको बेसिकली देखने को मिलेंगे। और तीनों पार्ट्स में हम डिफरेंट डिफरेंट जो आपके टॉपिक्स है, क्योंकि आपको यहाँ पे जैसे पता होगा कि मैं जनरली आपके यहाँ पे ईयर वाइज तो सेग्रीगेट करता हूँ क्वेश्चन, पर साथ ही साथ टॉपिक वाइज भी करता हूँ सब्जेक्ट में भी। जैसे आपको यहाँ पे पता होगा, हमने यहाँ पे जब सीडीएस के पीवाईक्यूज की भी सीरीज करी थी, तो वहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन में आपको करा रहा था। साथ ही साथ जो सब्जेक्ट में आपके डिफरेंट टॉपिक्स के यहाँ पे टॉपिक्स थे, उनके भी यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन करा रहा था वो साथ में करा रहा था। तो वही सेम लॉजिक हम लोग यहाँ पे भी लगाएंगे। और सी ए पी एफ में जो आपको मैं यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज पी वाई क्यूज करा रहा हूँ, तो सब्जेक्ट वाइज में भी आपको जो टॉपिक वाइज पी वाई क्यूज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको 3 वीडियोस देखने को मिलेंगे यहाँ पे बायोलॉजी में, सबसे पहले जो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। और तीनों वीडियोस में यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसकी मदद से आप यहाँ पे प्रिपरेशन में आपको यहाँ पे बूस्ट मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस आएगा, आपको यहाँ पे पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे जनरली यहाँ पे पूछे गए हैं पिछले 10 साल में। तो हम यहाँ पे पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर के यहाँ पे पीवाईक्यू लगाने वाले हैं, जो कि आपका हो जाएगा 2014 से लेकर 2023 तक। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि आपका सीएपीएफ एक साल में सिर्फ एक बार आता है। और जो हमने यहाँ पे सीडीएस की पीवाईक्यू की सीरीज बनाई थी, तो हमने वहाँ पे पिछले 5 साल के क्वेश्चंस लगाए थे, जहाँ पे आपको पता है कि सीडीएस आपका एक साल में 2 बार आता है। तो दोनों ही जगह हम यहाँ पे बेसिकली 10 आपके 10 टाइम्स हम यहाँ पे पेपर लगा रहे हैं। ठीक है, मतलब 10 बार के पेपर हम यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे लगा रहे हैं। और मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता देना चाह रहा हूँ कि आपको यहाँ पे मैं एक तरीके से रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको सीडीएस के पीवाईक्यू की भी सीरीज आपको यहाँ पे ज़रूर देख के जानी है। क्योंकि मैं आपको बहुत ज़्यादा पहले भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी कि आपके जो सीडीएस के पीवाईक्यू कभी कभी आपके डायरेक्ट सीएपीएफ में भी आ जाते हैं। साथ ही साथ अगर वो कम्प्लीटली नहीं आते हैं, तो आपके जो कुछ ऑप्शंस होते हैं उसके थ्रू आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा सीएपीएफ में। या फिर जो आपको ऑप्शंस क्वेश्चन में दिए हुए होते हैं, वही ऑप्शन आपको सीएपीएफ में भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे हमेशा बोल रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीएपीएफ दे रहे हो या फिर सीडीएस दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो आपको यहाँ पे अगर आप सीएपीएफ दे रहे हो तो आपको सीडीएस का भी जरूर करना है सीएपीएफ के साथ। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ सीडीएस का दे रहे हो तो आपको सीडीएस का तो करना ही है, पर साथ ही साथ सीएपीएफ के भी पीवाईक्यू जरूर लगाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख पाओगे, तो यहाँ पे हमारी ये सीडीएस की पीवाईक्यू की सीरीज है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको यहाँ पे सपोर्ट दिखाया है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको देखा भी है। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चों ने यहाँ पे मुझे मैसेज भी किया यहाँ पे टेलीग्राम पे, अगर आप यहाँ पे ज्वाइन हो तो आपको यहाँ पे दिखेगा भी। ठीक है, तो वहाँ पे हर एक ने यहाँ पे ये चीज़ बोली थी कि इस पर्टिकुलर सीरीज से उनको एक कॉन्फिडेंस मिला था, और इस सीरीज ने उनको यहाँ पे हेल्प की थी यहाँ पे जीके के पेपर में। ठीक है, तो जनरली हम यहाँ पे सिर्फ जीके की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इसमें आपको जितने भी जीके के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो हर एक को मैंने सेग्रीगेट करके टॉपिक वाइज में भी आपको यहाँ पे वीडियोस बनाई थी। तो जैसे सबसे पहले आपको फिजिक्स, फिर बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे ज्योग्राफी देखने को मिलेगा। ज्योग्राफी के बाद यहाँ पे इकोनॉमिक्स, जो अभी हाल फिलहाल में सबसे ज़्यादा आप बोल सकते हो यहाँ पे वेटेज वाला चैप्टर आपका सब्जेक्ट बनता जा रहा है। ठीक है, खासकर अगर हम यहाँ पे डिफेंस, आपके यहाँ पे डिफेंस के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करते हैं तो डिफेंस पेपर्स के हिसाब से। फिर हमने यहाँ पे एंशियंट, मॉडर्न, मिडिवल सब हमने यहाँ पे अच्छे से कवर किया हुआ है। ठीक है, पॉलिटी वगैरह सब कुछ। तो आप यहाँ पे ये सिंगल प्लेस में आपको यहाँ पे सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। और हमने यहाँ पे पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज हमने यहाँ पे सॉल्व किए सीडीएस में। तो आप यहाँ पे वीडियोस ज़रूर देख लेना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, चाहे आप सीएपीएफ का एग्जाम दे रहे हो या फिर सीडीएस का एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे चलो शुरू कर लेते हैं अपना यहाँ पे ये वाला वीडियो। नॉइस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं आई बटन पे भी यहाँ पे लिंक दे दूंगा, तो आई बटन पे भी जाके आप यहाँ पे देख सकते हो, वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा तो वहाँ से भी आप यहाँ पे सीरीज को देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पे इन 3 टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पे पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं बायोलॉजी के। हमारा पहला है हमारा सेल थ्योरी, दूसरा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तीसरा हमारे यहाँ पे होने वाला है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो हम इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर जो भी आपके पीवाईक्यूज आए हुए हैं सीएपीएफ में पिछले 10 साल में, उन सबको हम यहाँ पे इसी वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इनमें से अगर आप देखोगे सबसे लीस्ट आपको यहाँ पे किस में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो वो है आपका यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पर आपको यहाँ पे नर्व सेल कंपलसरी आपके लिए यहाँ पे हो जाता है, मैंडेटरी एक टाइप से आपके लिए। आप ये समझ सकते हो कि आपको नर्व सेल तो अच्छे से यहाँ पे पढ़ के जाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक टॉपिक की जगह वो यहाँ पे 2 टॉपिक को मिला के नर्व सेल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे ओवरऑल 3 वीडियोस आएंगी यहाँ पे बायोलॉजी की पीवाईक्यूज में। अगर हम यहाँ पे बात करते चल रहे हैं, तो पहली वीडियो में हम यहाँ पे ये 3 टॉपिक्स के पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चल लेते हैं सेल्स के ऊपर, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सेल थ्योरी के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखेगा यहाँ पे सीएपीएफ 2014 का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो पहला हमसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट।
तो यहाँ पे आपको एक लिस्ट 1 दे रखी है, लिस्ट 2 दे रखा है, एक तरफ आपको सेल टाइप दे रखी है, एक तरफ आपको यहाँ पे फंक्शन दे रखे हैं और आपको यहाँ पे मैच करना है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे ये रिकमेंड करूँगा, पहले आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से पहले आंसर निकालो, उसके बाद यहाँ पे इसको मैं कैसे बता रहा हूँ आपको, जो जो चीज़ें बता रहा हूँ, फिर आपको यहाँ पे वो नोट भी करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज़, हमें यहाँ पे जैसे पता है कि रेड ब्लड सेल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं रेड ब्लड सेल की। तो देखो रेड ब्लड सेल की जब भी हम यहाँ पे बात करेंगे, तो हमें यहाँ पे पता है कि इसके अंदर हमें देखने को मिलता है यहाँ पे हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये क्या कैरी करता है, ये कैरी करता है आपका यहाँ पे हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के अंदर हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि रेड ब्लड सेल में आपको हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है और हीमोग्लोबिन आपका कैरी करता है ऑक्सीजन। तो इसलिए आपका जो ए ऑप्शन होगा वो बेसिकली आपका यहाँ पे 4 के साथ मैच करेगा, ठीक है। तो पहला वाला तो आपका यहाँ पे होने वाला है 4, मतलब ए भी गया आपका, बी भी गया, ठीक है। अभी आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा या फिर डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पे पहले आरबीसी के बारे में आपको और भी थोड़ी 2-3 चीज़ें बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे आगे चलते हैं। तो देखो सबसे पहली चीज़ आपका यहाँ पे हो गया हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में आपका ऑक्सीजन होता है, ये पहली चीज़ हो गई, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पे CO2 का, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे जब भी देखते हो ना कि CO2 आपको यहाँ पे आप रिलीज करते हो, तो आप वो किसके हेल्प से करते हो, तो वो भी आपका यहाँ पे हेल्प करता है रेड ब्लड सेल, ठीक है। तो CO2 को रिमूव करने में आपकी हेल्प कौन करता है, यहाँ पे रेड ब्लड सेल आपकी हेल्प करता है CO2 को आपकी बॉडी से रिमूव करने में, ठीक है। ये पॉइंट हमेशा याद रखना। और ये ट्रांसपोर्ट कहाँ करता है CO2 को, तो ये आपका लंग्स में ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो बेसिकली रिमूव कैसे कर रहा है, इसमें हेल्प कैसे कर रहा है यहाँ पे, तो CO2 आपका हर एक पार्ट से लेके जाता है, वो यहाँ पे लंग्स में ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको बस यहाँ पे याद रखना है। फिर अगला जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है वो है यहाँ पे कि आपका ये जो आरबीसी होते हैं ये आपके बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है। तो ये आपके कहाँ बनती है, ये आपके बोन मैरो में बनते हैं, और इनका जो यहाँ पे लाइफ टाइम होता है, मतलब यहाँ पे जो आप बोल सकते हो इनकी लाइफ होती है, तो लाइफ इनकी होती है अराउंड 120 डेज की, ठीक है। तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आरबीसी से रिलेटेड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ए तो हमें मिल गया 4। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है वाइट ब्लड सेल। अब देखो वाइट ब्लड सेल को हम लोग यहाँ पे, मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ WBC। तो वाइट ब्लड सेल को हम लोग और क्या किस नाम से बुलाते हैं, तो हम लोग इसको बुलाते हैं यहाँ पे ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। तो ल्यूकोसाइट्स हम यहाँ पे इसको क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि आपका यहाँ पे जो इम्यून सिस्टम है ना, तो इम्यून सिस्टम का ये एक तरीके से पार्ट है, आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो यहाँ पे WBC जो होता है आपके वो इम्यून सिस्टम के पार्ट है, तो आप यहाँ पे इसको ल्यूकोसाइट के नाम से भी इसको बुलाते हो, ठीक है। और ये आपको बेसिकली प्रोटेक्ट करता है, यहाँ पे मैं ये भी लिख दे रहा हूँ। तो ये आपको प्रोटेक्ट करता है किससे, डिजीज़ वगैरह से, ठीक है। तो ये आपको प्रोटेक्ट करता है यहाँ पे डिजीजेस से, फिर इलनेस वगैरह से, इन सब से यहाँ पे ये प्रोटेक्ट करता है, इसलिए हम यहाँ पे इसको ल्यूकोसाइट्स भी बुलाते हैं, ठीक है। फिर अगला पॉइंट आपका हो जाएगा कि ये भी आपका जो होता है ये भी आपका यहाँ पे बोन मैरो में बनता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सब। और इसकी अगर हम लाइफ टाइम की बात करते हैं, लाइफ की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो इसकी लाइफ होती है यहाँ पे 1 से लेके 3 दिन की, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट तो आपको यहाँ पे ज़रूर याद रखना ही है। तो अगर आप यहाँ पे मैच करोगे तो वाइट ब्लड सेल अगर आप यहाँ पे देखो बचे हुए 3 ऑप्शन में, फाइट इन्फेक्शन, तो अभी मैंने जैसे बताया आपको प्रोटेक्ट करता है डिजीज से, इलनेस से वगैरह से। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, ठीक है। तो बी हमारा हो जाएगा 2। तो इसी के साथ हमें यहाँ पे आंसर तो हमें मिल चुका है कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है, 4213 आपका बेसिकली आंसर होगा। पर मैं आपको जो आपको बाकी 2 चीज़ें और दे रखी है ना, प्लेटलेट्स और यहाँ पे प्लाज्मा, तो इनके बारे में मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो देखो सबसे अगले यहाँ पे जो चीज़ है वो है हमारे पास यहाँ पे प्लेटलेट्स, ठीक है। तो देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग होने वाली है कि ये बेसिकली आपको हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये भी लिख दे रहा हूँ। तो ये आपको किस में हेल्प करता है, तो ये आपकी हेल्प करता है यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग में। तो अब ये बेसिकली यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है यहाँ पे एडेशन, ठीक है। तो एडिशन प्रोसेस आपका होता है, उसकी मदद से यहाँ पे ये ब्लड क्लॉटिंग में आपकी हेल्प करता है। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लो आपका यहाँ पे ये हाथ है, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग ये आपका हाथ है, यहाँ पे आपको कहीं चोट लग जाती है, ठीक है, और आपका यहाँ पे खून बह रहा है। तो अब यहाँ पे होगा क्या एडिशन प्रोसेस से, कि एडिशन प्रोसेस में ना बेसिकली होता क्या है कि आपका जो सरफेस है, जो आपका डैमेज है, बेसिकली ये आपका एक डैमेज सरफेस है जहाँ से खून निकल रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ करेगा क्या एडिशन प्रोसेस में, कि इस कंप्लीट एरिया को ना ये घेर लेगा, और यहाँ पे इसको कंप्लीट एक तरीके से इसको घेर के ना वो ब्लड को जो ब्लड बाहर आ रहा होता है उसको वहाँ पे वो स्टॉप कर देगा, ठीक है। तो इस छोटे से प्रोसेस को यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ पे एडिशन प्रोसेस बोलते हैं, जिसके थ्रू यहाँ पे जो आपका प्लेटलेट्स होते हैं ये आपके ब्लड क्लॉटिंग में आपकी यहाँ पे हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर अगला पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा इससे रिगार्डिंग, वो है आपका यहाँ पे ये भी आपके बोन मैरो में ही क्रिएट होते हैं, ठीक है। फिर इससे अगला पॉइंट आपका यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका यहाँ पे अगर लाइफ के रिगार्डिंग बात करते हैं तो इसकी लाइफ होती है 8 से लेके 10 दिन, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे यहाँ पे कोई पूछता है कि यहाँ पे नॉर्मल प्लेटलेट्स कितनी होनी चाहिए एक इंसान के अंदर,
तो वो है आपकी यहाँ पे 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखना है आपको यहाँ पे कि 1,50,000 से लेके 4,50,000 तक आपकी यहाँ पे ये क्या होती है, नॉर्मल प्लेटलेट्स होती हैं। अगर इससे ज़्यादा इससे कम होती है तो आपको यहाँ पे बीमारियाँ आप यहाँ पे देखते हो आपको ईजिली लग जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन दे रखा था वो आपको यहाँ पे दे रखा है प्लाज्मा का। तो देखो प्लाज्मा आपका अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपका लार्जेस्ट पार्ट होता है आपका किसका, ब्लड का, ठीक है। तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्लड, ठीक है। किसकी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं प्लाज्मा की, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेपरेट कर देना इस तरीके से, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे याद रख लेना, ठीक। तो ये आपका ये लार्जेस्ट पार्ट है, ये आपको सबसे पहले तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। फिर अगली जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ये आपका वाटर को कैरी करता है, वाटर के साथ साथ आपका यहाँ पे सॉल्ट्स को कैरी करता है, और सॉल्ट के साथ साथ आपका यहाँ पे ये एंजाइम्स को भी कैरी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को ये क्या करता है, यहाँ पे कैरी करता है, ठीक है। तो ये अगला यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर अगला यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए क्या होगा कि अगर आप इसको ना ब्लड से सेपरेट कर देते हो, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जैसे लिखते हैं कि अगर आप इसको सेपरेट कर देते हो, सेपरेटेड फ्रॉम ब्लड, तो उस केस में आपका जो ये प्लाज्मा है बेसिकली आपका ये येलो कलर का एक फ्लूइड आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो प्लाज्मा बेसिकली आपका क्या होता है, एक येलो कलर का फ्लूइड होता है जो आपका ब्लड में प्रेजेंट होता है। अगर आप उसको ब्लड से अलग करते हो तो आपको वो क्लियरली दिखाई देता है, ठीक है। फिर आपका जो लास्ट पॉइंट आपका यहाँ पे इससे रिलेटेड होने वाला है कि यहाँ पे जो इसका मेन रोल होता है वो इसका मेन रोल होता है यहाँ पे न्यूट्रिशंस, ठीक है। न्यूट्रिशन हो गया, हार्मोन्स हो गया या फिर प्रोटीन हो गया, उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी तक पहुँचाना, ठीक है। तो न्यूट्रिशन मैं यहाँ पे पूरा ही लिख दे रहा हूँ, तो न्यूट्रिएंट्स, फिर आपका यहाँ पे हार्मोन्स, और फिर आपका यहाँ पे प्रोटीन्स, ठीक है। तो इन सबको आपका एक पार्ट से लेके दूसरे पार्ट तक यहाँ पे पहुँचाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको यहाँ पे याद रख लेना। तो हमने यहाँ पे चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लिया, साथ ही साथ मैंने आपको आप पे आंसर भी बता दिया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे CAPF 2022 से क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे, यहाँ पे लाइसोसोम्स आर सेक्स ऑफ सेल्स filled with digestive enzymes. These digestive enzymes are synthesized by। तो देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि लाइसोसोम्स, आपके यहाँ पे लाइसोसोम्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में भी एक स्टैटिक फैक्ट आपको यहाँ पे दे रखा है, तो हो सकता है आगे जाके आपसे यहाँ पे ये सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना उसमें जो जो स्टैटिक फैक्ट दे रखे हैं हमें यहाँ पे वो भी नोट डाउन करते हुए चलने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लाइसोसोम्स में आपको डाइजेस्टिव एंजाइम देखने को मिलता है। अगला यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन पूछा जा रहा है बेसिकली वो पूछा जा रहा है कि ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम आपको देखने को मिलता है लाइसोसोम्स के अंदर, ये कौन सिंथेसाइज करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे होने वाला है RER। बेसिकली यहाँ पे इसका आपका यहाँ पे किस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं, हम लोग इसको यहाँ पे RER नाम से भी जानते हैं। तो इसका यहाँ पे फुल फॉर्म होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे ना लाइन बाय लाइन सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दे रखा है लाइसोसोम्स के बारे में। तो देखो लाइसोसोम्स को हम बेसिकली यहाँ पे डिस्पोजल वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम के नाम से भी हम लोग यहाँ पे इसको जानते हैं, ठीक है। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ अ सेल, ठीक है। तो पहली चीज़ तो हमें यहाँ पे यही याद रखनी है, ठीक है। अगली चीज़ जो है यहाँ पे कि ये आपके यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में दे रखा है, और तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पे इसका आंसर है ये, ठीक है। तो RER आपका बेसिकली ये डाइजेस्टिव एंजाइम को यहाँ पे सिंथेसाइज करता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें तो क्लियर हो रही हैं। फिर अगला यहाँ पे ये भी याद रखना कि यहाँ पे आपको सेल मेम्ब्रेन भी देखने को मिलेगी, या फिर आप सेल मेम्ब्रेन नहीं, मतलब आप यहाँ पे ये बोल लो कि मेम्ब्रेन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पे ये एक मेम्ब्रेन बाउंड आपका एक सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 ऑप्शन देके कि इनमें से कौन सा आपका जो सेल ऑर्गेनल है उसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। कौन सा इनमें से मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि लाइसोसोम जो होता है वो आपका एक सेल बाउंड आपका मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। अब ना अगला आपको यहाँ पे दे रखा है गोल्गी अपैरेटस। तो देखो गोल्गी अपैरेटस बेसिकली आपका यहाँ पे किसने यहाँ पे ढूंढा था, इसको यहाँ पे ढूंढा था यहाँ पे गोल्गी ने, ठीक है, कैमिलो गोल्गी ने। और यहाँ पे जो इसका मेन रीजन है, मतलब यहाँ पे जो इसका मेन काम है वो एक तरीके से यहाँ पे ये पोस्ट ऑफिस की तरह यहाँ पे काम करता है, ठीक है। जैसे पोस्ट ऑफिस आपका होता है ना कि यहाँ पे वो डिस्पैच करता है एक जगह से दूसरे जगह चीज़ों को, तो वही सेम काम आपका यहाँ पे गोल्गी अपैरेटस का भी होता है।
और ये भी आपका पैक करके आपके यहाँ पे जो आपके बॉडी पार्ट्स में जो चीज़ ज़रूरी होगी वहाँ तक वो पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पे वो डिस्पैच करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे जो गोल्गी अपैरेटस है, ये आपका किस काम के लिए आता है यहाँ पे, तो ये एक टाइप का आपका पोस्ट ऑफिस सर्विस आपका यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है आपकी बॉडी के अंदर, जो यहाँ पे जो भी चीज़ आपके कोई भी एक बॉडी पार्ट को चाहिए होगी, तो वो उसको पैक करके वो उस पर्टिकुलर सिस्टम के पास, उस पर्टिकुलर ऑर्गन के पास वो यहाँ पे उसको डिस्पैच करेगा। ठीक है, और जो लाइजोसोम्स बनते हैं तो वो आपके यहाँ पे इसी इसी के थ्रू बनते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि लाइजोसोम के क्रिएशन में भी इसी का ही हाथ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपको इस तरीके से याद रख लेना है कि गोल्गी अपैरेटस या फिर गोल्गी बॉडीज आप इसको बोल लो, तो गोल्गी बॉडीज आपकी यहाँ पे ये लाइजोसोम्स क्रिएट करती है। ठीक है, फिर अगला यहाँ पे जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे होने वाला है वो है हमारा यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जब बात करते हैं तो हमें यहाँ पे दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलता है। एक होता है आपका यहाँ पे SER जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक आपका होता है यहाँ पे RER जिसको हम लोग बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब देखो जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसमें आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं राइबोसोम्स, पर ये आपको यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, इसी के हेल्प से आप यहाँ पे इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। तो RER में आपको राइजोसोम देखने को मिलता है, पर SER में आपको नहीं देखने को मिलते हैं राइजोसोम्स। ठीक है, अगली चीज़ यहाँ पे कि जो आपके RER होते हैं ये बेसिकली आपके यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आपका यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करें, इनडायरेक्टली आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, पर यहाँ पे जो मेन रीज़न आपको यहाँ पे जो पकड़ना है वो है यहाँ पे कि जो राइबोसोम्स होते हैं उनकी फंक्शनैलिटी होती है प्रोटीन सिंथेसिस करना। और क्योंकि राइबोसोम्स आपका RER में प्रेजेंट है तो हम इनडायरेक्टली कभी कभी ये बोल देते हैं कि आपकी जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो RER करता है। पर आपको इस तरीके से इसको याद रखना है कि राइबोसोम्स क्योंकि RER में प्रेजेंट है, तो राइबोसोम्स की जो फंक्शनैलिटी है वो है यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस, और RER की यहाँ पे जो फंक्शनैलिटी है वो है यहाँ पे कि जो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हुआ उससे जो आपके प्रोडक्ट्स बने उसको यहाँ पे एक पार्ट से दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी में पहुंचाना, वो आपके RER की फंक्शनैलिटी है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होना। जो आपका प्रोटीन सिंथेसिस जो करेगा वो आपका राइबोसोम्स करेंगे, और उनको यहाँ पे आगे जो पहुंचाएगा वो आपका RER होने वाला है। ठीक है, पर अगर हम यहाँ पे SER की बात करते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो यहाँ पे ये जो होते हैं ये आपके लिपिड्स एंड फैट्स, ठीक है, लिपिड्स एंड फैट्स के मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पे बेसिकली इनका हाथ हाथ होता है, या फिर आप बोल सकते हो इनकी यहाँ पे सिंथेसिस यहाँ पे ये करते हैं, लिपिड्स को बनाने में यहाँ पे ये हेल्प करते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे एक प्रोसेस भी सुन रखा होगा, हमने यहाँ पे CDS के PYQ में डिस्कस किया, और आपको मैंने जब NCERT के जो आपके यहाँ पे जो क्लासेज है, ठीक है, वो मैंने आपको जब कराए थे, NCERT हमारी जो सीरीज चल रही थी उसमें भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है आपका यहाँ पे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो इसमें बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में बेसिकली आपकी यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, जो यहाँ पे बनती है, वो आपकी मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस आपका ये प्रोसेस होता है उसके थ्रू आपकी बनती है। और जैसा आपको पता है कि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है वो आपके दो चीज़ों से बनी होती है, एक होता है आपका यहाँ पे लिपिड्स और एक आपके होते हैं यहाँ पे प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स आपका यहाँ पे पहुंचाता है RER, और लिपिड्स आपका यहाँ पे पहुंचाता है SER। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे जो हम जिस मेम्ब्रेन की हम लोग यहाँ पे बेसिकली बात कर रहे हैं उसको हम लोग यहाँ पे किस किस नाम से जानते हैं, तो एक तो हम बोलते हैं यहाँ पे उसको सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इन इन सब चीज़ों को हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि किस किस को हम कितने और दूसरे नामों से भी हम लोग यहाँ पे जानते हैं। तो जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो आपका यहाँ पे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू बनता है, और इसमें आपका लिपिड्स और प्रोटीन्स आपका यहाँ पे बेसिकली नीड होता है, जहाँ पे लिपिड आपका SER पहुँचाते हैं और प्रोटीन आपके यहाँ पे RER पहुँचाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इन सब के बारे में बात कर ली जो जो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में दे रखा था। ना अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, CAPF 2014 का यहाँ पे क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है एनिमल सेल वॉल इज एसेंशियली मेड ऑफ। तो यहाँ पे जब एनिमल सेल वॉल की यहाँ पे बात हुई है, जैसा आपको यहाँ पे पता होगा कि जब भी हम यहाँ पे सेल वॉल की बात करते हैं ना, तो सेल वॉल आपका सिर्फ और सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, आपके एनिमल सेल में आपकी जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो आपकी कौन सी होती है, वो आपकी होती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे एनिमल सेल की जब भी हम यहाँ पे बात करेंगे तो हमारी यहाँ पे जो आउटर मोस्ट लेयर होगी ना, ठीक है, तो आउटर मोस्ट जो लेयर होगी वो हमारी यहाँ पे कौन सी होगी एनिमल में, वो होगी हमारी यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन। और सेल वॉल जो होगी हमारी वो आउटर मोस्ट लेयर होगी प्लांट सेल में।
ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें यहाँ पे याद रखना है। तो जब हम यहाँ पे इससे रिलेटेड बात कर रहे हैं, एनिमल सेल वॉल से रिलेटेड, तो यहाँ पे बेसिकली हम सेल मेम्ब्रेन के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? हमारा राइट आंसर होने वाला है सी ऑप्शन, लिपिड बाई लेयर हमारे यहाँ पे आंसर होगा, जो बेसिकली यहाँ पे एनिमल की सेल वॉल को यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। अब देखो यहाँ पे जो आपका लिपिड बाई लेयर है, ये आपका एक टाइप का बायोलॉजिकल, मैं यहाँ पे लिख लिख के आपको बता रहा हूँ ताकि आपके लिए यहाँ पे ईजी हो। तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है ये, ठीक है। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है जो कि बेसिकली आपके यहाँ पे दो लिपिड मॉलिक्यूल्स को कैरी करती है, ठीक है। दो लिपिड मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे क्या करती है, यहाँ पे ये कैरी करती है, ठीक है। तो ये एक टाइप की बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है जो दो लिपिड मॉलिक्यूल्स को कैरी कर रही है, और वो आप यहाँ पे इसके नाम से भी आप पता लगा सकते हो, लिपिड बाई लेयर। बाई मतलब क्या होता है? दो होता है ना। तो यहाँ पे दो टाइप के आप दो लिपिड मॉलिक्यूल्स को बेसिकली यहाँ पे कैरी कर रही है, जो कि आपकी एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और आपका हर एक लिपिड मॉलिक्यूल जो होता है आपका यहाँ पे, हर एक लिपिड मॉलिक्यूल दो चीज़ों से आपका यहाँ पे बना होता है। एक होता है आपका यहाँ पे हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे, आपसे कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपके लिपिड्स कितने पार्ट से बना होता है, तो बेसिकली वो दो पार्ट से बना होता है। उसका एक तरफ होता है हाइड्रोफिलिक हेड और एक तरफ उसका होता है हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। ये थोड़ा क्वेश्चन आपका थोड़ा ज़्यादा डीप में पूछा गया है, तो आपको ज़्यादा इसमें यहाँ पे सोचना नहीं है। जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो तो आपको एटलीस्ट यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। ये आप यहाँ पे ज़रूर इसको नोट डाउन कर लेना। तो जब भी हम यहाँ पे एनिमल सेल की बात करेंगे, ये आपकी लिपिड बाइलेयर से बनती है। और आपको यहाँ पे, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल वॉल की यहाँ पे प्लांट सेल में होती है सेल वॉल, एनिमल सेल में होती है सेल मेम्ब्रेन। और यहाँ पे जो आपका प्लांट सेल है, ठीक है, तो उसमें सेल वॉल आपकी आउटर मोस्ट होती है, उसके नीचे आपकी सेल मेम्ब्रेन भी आती है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि प्लांट सेल में आपको दोनों देखने को मिलेंगी, पर एनिमल सेल में बस आपको यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन ही देखने को मिलती है। फिर अभी हमने यहाँ पे जैसे डिस्कस किया, लिपिड बाइलेयर आपकी यहाँ पे एक टाइप की बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है, जिसमें आपको यहाँ पे दो लिपिड मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं। जो आपकी जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बेसिकली दो चीज़ों से बने होते हैं। वो एक तरफ आपको देखने को मिलेगा हाइड्रोफिलिक हेड, और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलता है हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपको यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में बस याद रखना है। अब इसके अलावा जो आपको और ऑप्शन में दे रखा है, वो आपको दे रखा है जैसे प्रोटीन, अगर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, तो देखो प्रोटीन आपका एक तरीके के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे इनका काम क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे उनका काम होता है यहाँ पे सेल्स को, जो भी उनका सेल का वर्क है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप मान लो, यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर सेल का कोई स्ट्रक्चर होगा, उसका कोई फंक्शन होगा, ठीक है, कोई ना कोई एक उसका कुछ ना कुछ फंक्शन होगा, तो उसमें उसको करने में, उस पर्टिकुलर फंक्शन को करने में वो यहाँ पे उसकी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे ये क्या होते हैं, ये एक तरीके के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि आपके यहाँ पे हेल्प करते हैं, ठीक है। हेल्प करते हैं सेल को उनके फंक्शंस को कैरी आउट करने में। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स की। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट से पहले हम लोग यहाँ पे सेलुलोज की बात कर लेते हैं। तो सेलुलोज आपका यहाँ पे, आपको फॉर्मूला इसका जैसे पता होगा, तो वो होता है आपका यहाँ पे C6H10O5, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे कभी कभी इस तरीके से भी पूछा जाता है कि यहाँ पे सेलुलोज का आप यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिख के बताओ। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। बेसिकली ये आपका ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे केमिकल फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। तो केमिकल फार्मूला भी आपको कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया जाता है, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे जब हम सेलुलोज की बात करें, तो ये भी आपका एक तरीके का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो जब हम यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं ना, तो उसका एक एग्जाम्पल है बेसिकली आपका यहाँ पे सेलुलोज। और कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली आप ऐसे इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो यहाँ पे कि ये शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आपके शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये आपका जो सेलुलोज आपको दे रखा है, ये एक टाइप का एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट का। तो इससे आप यहाँ पे ये भी अंदाजा लगा सकते हो कि सेलुलोज भी आपका एक तरीके का शुगर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या होने वाला है, लिपिड बाइलेयर अपना यहाँ पे राइट आंसर होगा। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे सीएपीएफ 2023 का क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे क्या पूछ रखा है, विच ऑर्गेनल अदर देन न्यूक्लियस इन यूकार्योटिक सेल हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स एंड प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा आपका यहाँ पे आंसर होगा, वो आपका यहाँ पे होने वाला है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसके पास खुद का यहाँ पे डीएनए भी है, राइबोसोम्स भी है, साथ ही साथ यहाँ पे इसको प्रोटीन भी आप यहाँ पे ये खुद के लिए यहाँ पे बेसिकली सिंथेसाइज कर सकता है, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस भी यहाँ पे ये खुद के लिए यहाँ पे ये कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे ये सब के ऊपर आपको यहाँ पे ये चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर अगला यहाँ पे जो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो लाइसोसोम्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, गोल्गी भी हमें यहाँ पे क्वेश्चंस में हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में।
अब यहाँ पे जो आपको ये दे रखा है न्यूक्लियोसोम्स, तो ये बेसिकली आपका एक पार्ट होता है, ठीक है, तो पार्ट ऑफ डीएनए। तो डीएनए का बेसिकली एक तरीके आप यहाँ पे बोल सकते हो कि डीएनए का यहाँ पे ये क्या होता है, आपका एक पार्ट होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे हमेशा याद रखना है इसके बारे में। फिर अगर हम इसी के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं यहाँ पे डीएनए के बारे में, ठीक है। तो देखो डीएनए की जब हम यहाँ पे बात करेंगे, तो डीएनए जो होगा आपका यहाँ पे, ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पे किसमें, क्रोमैटिन में, है ना। क्रोमैटिन मटेरियल बेसिकली आपका जो होता है उसमें आपको यहाँ पे डीएनए भी देखने को मिलता है, प्लस आपको यहाँ पे प्रोटीन भी देखने को मिलते हैं, है ना। ये तो हम यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं। और जो आपका यहाँ पे डीएनए की जब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो आपका यहाँ पे एक टॉपिक आ जाता है यहाँ पे क्रोमोसोम्स का। तो क्रोमोसोम्स आपको यहाँ पे पता होंगे कि टोटल ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो 46 होते हैं, और अगर हम यहाँ पे टोटल इन पेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे 23 पेयर होते हैं, ठीक है। तो एक पेयर में आपके यहाँ पे 2 क्रोमोसोम होते हैं, उसमें से एक जो आपका होता है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ऑटोसोमल, ऑटोसोमल, ठीक है। एक को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, एक को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, सॉरी एक को बोल रहा हूँ यहाँ पे, 22 को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, तो 22 को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, ठीक है। 22 जो आपके 23 में से 22 जो पेयर होंगे उनको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ऑटोसोमल क्रोमोसोम, और जो बचा हुआ एक है उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका जो है, इसके थ्रू ही हम यहाँ पे बता पाते हैं कि कौन सा आपका यहाँ पे जो इंसान है वो मेल है या फिर फीमेल है, ठीक है। तो क्रोमोसोम आपका हो गया यहाँ पे एक, और ये आपका है यहाँ पे 22 वाला क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे इनको हम लोग बोलते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। तो देखो जब आपके यहाँ पे एक्स और एक्स मिलता है, ठीक है, दो अगर दोनों ही एक्स होंगे तब आपके यहाँ पे जो जेंडर होगा वो होगा फीमेल। अगर एक एक्स और एक वाई होता है तो उस टाइम में जो जेंडर बनता है वो आपका बनता है मेल। और हमेशा याद रखना कि जो आपकी फीमेल होती है ना, वो आपके हमेशा एक्स को ही प्रोड्यूस करती है, ठीक है। क्रोमोसोम में जब हम यहाँ पे बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो जो आपके जो मेल होते हैं बेसिकली वो आपके एक्स एंड वाई दोनों को ही प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर जैसे हम अपने हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो जो आपके यहाँ पे जैसे मम्मी है तो यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ एक्स प्रोड्यूस करती है, और जो यहाँ पे पापा है वो आपके एक्स और वाई प्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो जेंडर है वो आपका कंप्लीटली आप बोल सकते हो यहाँ पे डिपेंड रहेगा यहाँ पे मेल के क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है। जो यहाँ पे जो भी वो प्रोड्यूस करेंगे एक्स या वाई, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बोल सकते हो कि यहाँ पे जो बच्चा होगा उस बच्चे का क्या जेंडर होगा, मेल होगा या फिर फीमेल होगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्रोमोसोम का भी समझ में आ गया, डीएनए का समझ में आ गया। और जो आपके न्यूक्लियोसोम होता है वो एक टाइप का क्या है, यहाँ पे आपका यूकारियोटिक क्रोमोसोम होता है, जो कि आपका एक डीएनए का एक पर्टिकुलर हिस्सा होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। तो ये क्या होता है, एक तरीके का यूनिट ऑफ यूकारियोटिक, यूकारियोटिक क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, ठीक है, जो कि आपका कंसिस्ट करता है यहाँ पे एक तरीके का आप बोल सकते हैं यहाँ पे डीएनए को, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग बाकी सब डिस्कस कर चुके हैं, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता देता हूँ। तो देखो सबसे पहली चीज़, हर एक को ना बायोलॉजी में कुछ याद हो या ना हो, आपको एक चीज़ तो याद होगी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, वो है यहाँ पे कि इसको हम लोग यहाँ पे पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ये तो हर एक को यहाँ पे याद होता है। अब क्यों बोलते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे एटीपी, जिसको हम यहाँ पे जिसका फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम बेसिकली यहाँ पे क्रिएट करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे ये एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिसका हमारा फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पे इसको हम एटीपी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एटीपी को हम बेसिकली बोलते हैं हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एनर्जी, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ऑफ सेल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने बहुत कुछ बता दिया, सबको यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है। और बाकी आपको यहाँ पे ऑप्शन में ही दे रखा है कि यहाँ पे जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा, इसके पास खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम्स भी है, और यहाँ पे ये प्रोटीन सिंथेसिस भी कर सकता है, अपने लिए यहाँ पे प्रोटीन भी बना सकता है। तो ये पॉइंट्स भी आपको यहाँ पे याद रखने हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे सीएपीएफ 2016 का यहाँ पे क्वेश्चन है, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, द सब यूनिट्स ऑफ डीएनए आर नोन एज, ठीक है। तो सब यूनिट्स ऑफ डीएनए को हम लोग यहाँ पे किस नाम से जानते हैं, तो उसका आंसर आपका यहाँ पे होने वाला है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑप्शन पे बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको यहाँ पे जो आंसर है वो आपको यहाँ पे समझा दूंगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दे रखा है पॉलीपेप्टाइड। तो पॉलीपेप्टाइड तो बेसिकली आपका एक तरीके का ऑर्गेनिक पॉलीमर होता है, ऑर्गेनिक पॉलीमर, ठीक है। ये आपका एक क्या होता है कि एक तरीके का ऑर्गेनिक पॉलीमर होता है, जो कि आपका यहाँ पे कंसिस्ट करता है अमीनो एसिड्स को, ठीक है। अमीनो एसिड्स को यहाँ पे ये रखता है, ठीक है, लार्ज नंबर में, लार्ज क्वांटिटी में। तो यहाँ पे ये क्या होता है, एक तरीके का आपका एक ऑर्गेनिक पॉलीमर होता है।
फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड की, तो देखो न्यूक्लियोसाइड आपका एक कंपाउंड होता है, ठीक है। ये क्या होता है, आपका एक तरीके का कंपाउंड होता है, जो कि यहाँ पे कुछ आप ऐसे समझ सकते हो यहाँ पे कि ये जो कंसिस्ट करता है यहाँ पे दो प्रोटीन्स आपके यहाँ पे, एक तरीके से आप इसको बोल लो यहाँ पे दो चीज़ें होती है जिसका यहाँ पे नाम होता है प्यूरिन और पायरिमिडीन, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों को बेसिकली यहाँ पे ये रखता है, कंसिस्ट करता है, यहाँ पे ये लिंक होते हैं यहाँ पे किसके साथ, शुगर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप है, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। न्यूक्लियोसाइड के बारे में आपको एज सच ज़्यादा पता होना नहीं चाहिए, पर क्योंकि आपको यहाँ पे ये ऑप्शन में दे दिया तो ये अब यहाँ पे आपको इसके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आगे जाके आपको न्यूक्लियोसाइड के ऊपर भी क्वेश्चन ये लोग पूछते, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियोसम तो हम यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस करते आ रहे हैं। ये आपका क्या होता है, ये आपका एक सेक्शन ऑफ डीएनए होता है, सेक्शन ऑफ डीएनए होता है, जो कि यहाँ पे कंसिस्ट करता है यहाँ पे कोर ऑफ प्रोटीन के साथ, यहाँ पे क्या होता है, रैप्ड होता है, ठीक है। तो प्रोटीन के साथ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रैप्ड विथ प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको याद रख लेना, रैप्ड विथ प्रोटीन। एक सेक्शन होता है यहाँ पे आपके डीएनए का जो आपका रैप्ड होता है किसके साथ, यहाँ पे प्रोटीन के साथ। और हमने यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है, अगर आप उस तरीके से भी देखना चाहो तो ये आपका एक यूनिट ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम होता है, जो कि यहाँ पे कंसिस्ट करता है यहाँ पे डीएनए के सेक्शन को, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी। नाउ जो अब यहाँ पे जो मेन है वो है आपका यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड बेसिकली आपका क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड आपके यहाँ पे सब यूनिट्स होते हैं डीएनए के, ठीक है। सब यूनिट्स मतलब यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो डीएनए होता है वो आपका न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखना है, ये आपका कोई सेक्शन वगैरह नहीं होगा, ये आपका एक तरीके का न्यूक्लियोटाइड से ही आप यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, सर्च भी कर लोगे अगर आप जैसे गूगल पे भी, तो आपको क्लियरली दिखेगा कि जो आपका डीएनए होता है, डीएनए आपका यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड से बनता है। तो बस आपका यहाँ पे यही आपसे बेसिकली बस पूछा जा रहा था, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है सीएपीएफ 2019 में। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, इन प्लांट सेल द टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी इज प्रोवाइडेड बाय। देखो यहाँ पे ये तो आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है डायरेक्ट, ठीक है। तो इसका आपका आंसर क्या होने वाला है, ये आपका आंसर होने वाला है डी ऑप्शन, वैक्यूल्स। तो देखो जब हम यहाँ पे वैक्यूल्स की बात करते हैं तो वैक्यूल्स आपके यहाँ पे क्या होते हैं, हम यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे इसको स्टेप वाइज पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये आपका एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। क्या है ये आपका, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, ठीक है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पे आपसे कभी पूछता है कि आपका यहाँ पे वैक्यूल का क्या साइज होगा प्लांट सेल और एनिमल सेल में, तो एनिमल सेल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पहले, तो एनिमल सेल में आपका जो ये साइज होगा ना, ये आपका क्या होता है यहाँ पे, ये स्मॉल साइज होता है, ठीक है, एनिमल सेल में। वहीं पे अगर हम यहाँ पे प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में जो आपका साइज होता है वो आपका यहाँ पे लार्ज साइज होता है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देखोगे ना कि आपका अराउंड 50 से 90% जो हिस्सा होगा सेल का वो यहाँ पे क्या होगा, कवर्ड होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जैसे मैं लिख भी दे रहा हूँ तो यहाँ पे ये क्या करता है, बेसिकली आपका 50 से 90% ये ऑक्यूपाई कर लेता है आपके यहाँ पे सेल को, ठीक है। सेल की यहाँ पे वॉल्यूम में बोल लो आप या फिर कंप्लीट सेल को बोल लो, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। अब इसके बाद अगला जो आपको यहाँ पे याद रखना है, ये क्या चीज़ स्टोर करता है, तो ये स्टोर करता है आपका यहाँ पे अमीनो एसिड्स को, ठीक है। अमीनो एसिड्स को यहाँ पे ये स्टोर करता है, ये आपका यहाँ पे शुगर को स्टोर करता है, ठीक है। आपके यहाँ पे जो ऑर्गेनिक वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स जो होती हैं उनको यहाँ पे ये स्टोर करता है। साथ ही साथ यहाँ पे ये प्रोटीन्स को भी यहाँ पे ये स्टोर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। और बाकी तो यहाँ पे जो एक और ऑप्शन जो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन ही पूछा है, यही आपका यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा कि यहाँ पे ये इसका काम क्या है यहाँ पे। तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, आप इस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे जहाँ पे ये चीज़ रहेगी वो बेसिकली यहाँ पे वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा उस पर्टिकुलर प्लांट को, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लांट सेल में, ठीक। फिर बाकी हम लोग ने यहाँ पे गोल्गी अपैरेटस डिस्कस कर चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी डिस्कस कर चुके हैं और राइबोसोम्स भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी यहाँ पे इसमें कोई आपको यहाँ पे डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप यहाँ पे लिख देना। और आई होप कि आपको अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा है। तो अगर आपको यहाँ पे अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ यहाँ पे लाइक भी कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। और अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि जो आपके यहाँ पे राइबोसोम्स होते हैं ये आपके स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल होते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे सीडीएस में पूछा जा चुका है पहले भी, तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि राइबोसोम्स आपके सबसे छोटे सेल ऑर्गेनल होते हैं कोई भी सेल में, ठीक है। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना। और ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो ये आपको देखने मिलते हैं RER में, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे।
तो ये 2 पॉइंट्स आपको जो राइबोसोम्स के बारे में याद रखने हैं। और राइबोसोम्स का काम क्या है? तो इसका काम है यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस का, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस का। तो ये 3 पॉइंट आपको यहाँ पे मेनली इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे याद रखने हैं, बाकी सब हम यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे सीएपीएफ 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर कंसंट्रेशन देन द सेल। मतलब आपका यहाँ पे कोई एक बीकर है, ठीक है, वहाँ पे आपने कोई सेल को डाला और यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो सराउंडिंग है तो ये आपका हाई कंसंट्रेशन का है, जो आपके सेल में है वो आपका यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आपने यहाँ पे एक प्रोसेस पढ़ा होगा यहाँ पे डिफ्यूजन, ठीक है, तो डिफ्यूजन आपका यहाँ पे क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आपको यहाँ पे चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली एक तरीके का यहाँ पे आप उसको बोल सकते हो ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस है, जो कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ यहाँ पे होता है। इसी का एक स्पेशल आपका यहाँ पे केस है जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ऑस्मोसिस, तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, ये बेसिकली यहाँ पे इसका काम होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये मैं बार बार बोल रहा हूँ ना हाई से लो, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिकली चीज़ें हो रही है अगर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे आपके 3 टाइप के आपके सोल्यूशन बनते हैं। पहला आपका यहाँ पे होता है हाइपोटोनिक, ठीक है, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि जो आपकी सराउंडिंग होगी ना वहाँ पे आपको ज़्यादा कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू सेल के अंदर की। मतलब यहाँ पे जो आपको बेसिकली क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो आपका एक तरीके का हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, ठीक है, जहाँ पे आपकी जो सराउंडिंग है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है सेल के अंदर से। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका सेल होगा ना वो उसमें क्या होगा, बेसिकली जो आपका पानी होगा वो आपका हाई से क्योंकि लो की तरफ ट्रांसफर होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे अभी तक बताते आ रहा हूँ डिफ्यूजन ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, हाई से लो की तरफ ट्रांसपोर्ट होती है चीज़ें। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि आपका जो सराउंडिंग है उसका हाई कंसंट्रेशन है, तो आपका यहाँ पे जो सराउंडिंग वाला जो पानी है वो आपका सेल के अंदर फिल होना शुरू कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, द सेल विल गेन वाटर, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे जो हाई कंसंट्रेशन है वो सराउंडिंग में है और सेल के अंदर आपका यहाँ पे लो है। तो आपका जो ऑस्मोसिस होता है वो आपका हाई से लो की तरफ आपका ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, जो कि आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिलेगा। तो जो आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आपका हाइपोटोनिक सोल्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर अगला जो आपका यहाँ पे एक और आपका जो सोल्यूशन होता है एक तरीके का, वो आपका होता है यहाँ पे हाइपरटोनिक, ठीक है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे 2 पॉइंट और याद रख लेना। यहाँ पे हाइपरटोनिक में जो आपका होता है यहाँ पे बेसिकली ये डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, ठीक है, डाइल्यूट सोल्यूशन होता है। दूसरा पॉइंट आपको जो याद रखना है कि जो आपका सेल होगा ना वो आपका यहाँ पे स्वेल कर जाएगा, मतलब यहाँ पे फूल जाएगा। वहीं पे अगर हम हाइपरटोनिक की बात करेंगे, जो आपका सेल होगा वो आपका यहाँ पे श्रिंक कर जाएगा, ठीक है, सेल क्या हो जाएगा, यहाँ पे श्रिंक कर जाएगा, मतलब यहाँ पे सिकुड़ जाएगा, ठीक है। और ये आपका एक तरीके का कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे एकदम रिवर्स हो जा रहा है हाइपोटोनिक से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली कि जो आपका सराउंडिंग में जो आपका कंसंट्रेशन होगा वो आपका लो होगा और सेल के अंदर आपका हाई कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से भी बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके सेल के अंदर यहाँ पे ज़्यादा होगा और जो आपका सराउंडिंग में जो आप यहाँ पे लिक्विड वगैरह यहाँ पे कोई भी सोल्यूशन यूज़ कर रहे हो तो ये आपका कंसंट्रेशन इसका क्या होगा, यहाँ पे लो होगा। तो यहाँ पे अब हाई से लो, क्योंकि आपका ऑस्मोसिस के थ्रू यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट होगा तो सेल के अंदर जो पानी है वो आपका बाहर जाने लगेगा, ठीक है। तो ज़्यादा आपका बाहर जा रहा है तो इसलिए आप यहाँ पे देखोगे कि आपका जो सेल होगा वो सिकुड़ जाएगा, ठीक। फिर तीसरे तरीके का आपका होता है यहाँ पे आइसोटोनिक सोल्यूशन। अब जो आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है यहाँ पे, ये आपका इसमें क्या होता है, जो आपका सेल होगा ना वो आपका सेम साइज ही रहता है, ठीक है, सेम साइज आपका रहता है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं नो मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, नो मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो आपको यहाँ पे कोई भी तरीके की मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी वाटर में, या फिर आप दूसरे तरीके से इसको बोल सकते हो कि जितना पानी आपका सेल के अंदर गया उतना ही पानी सेल से बाहर आया, ठीक है। तो यहाँ पे सराउंडिंग में मान लो जो भी आपका यहाँ पे सोल्यूशन है और जो सेल के अंदर सोल्यूशन है, बेसिकली दोनों का जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल क्वांटिटी का है, इक्वल अमाउंट का है। तो इसलिए आपका यहाँ पे जो पानी वगैरह होगा वो यहाँ पे एक दूसरे के अंदर नहीं जाएगा, और अगर जा भी रहा है तो इक्वल अमाउंट में जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे तीनों सोल्यूशन याद रखने, इसके ऊपर भी क्वेश्चन अच्छे खासे यहाँ पे बनते हैं और यहाँ पे अपना राइट आंसर होने वाले ए ऑप्शन, जो कि आपका हाइपरटोनिक सोल्यूशन से रिलेटेड था। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये भी सीएपीएफ 2019 का ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER लुक्स रफ
अंडर द माइक्रोस्कोप बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल टू इट्स सरफेस। मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो आपको यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ आपको लगता है, दिखता है, वो यहाँ पे किसकी वजह से दिखता है, जो कि आपका अटैच होता है RER पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे राइबोसोम्स। ये आपको मैं ऑलरेडी पिछले वीडियोस में, मतलब पिछले आपके वीडियोस में बता चुका हूँ ऑलरेडी, पर आपको यहाँ पे मैं इसी वीडियो में पिछले क्वेश्चंस में भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है। जो आपका यहाँ पे RER होता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, और राइबोसोम्स का यहाँ पे काम क्या होता है, इसका काम होता है यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे कि फंक्शनैलिटी आपको एक तरफ दे देगा और एक तरफ आपको यहाँ पे जो सेल ऑर्गेनल्स है वो आपको यहाँ पे दे देगा। ठीक है, फिर अगला यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये आपका एक क्या होता है, ये आपका स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल है। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल है ये। तो ये सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता चुका हूँ, और इसका काम क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस करना है। और यहाँ पे जो RER जो आपका यहाँ पे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस वाला प्रोसेस था, जो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है, तो उसमें आपने अगर सुना हो तो वहाँ पे आपको लिपिड्स और प्रोटीन चाहिए होते हैं, जो कि आपका जो लिपिड्स है वो SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहुंचाता है, और RER जो है वो यहाँ पे प्रोटीन्स पहुंचाता है। ठीक है, तो उसकी मदद से आपके सेल मेम्ब्रेन बनती है। तो आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिलेगा कि आपको जो रफ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, वो आपका यहाँ पे रफ इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि आपका राइबोसोम्स RER में प्रेजेंट है। वहीं पे जो आपके SER है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो यहाँ पे आपको राइबोसोम्स देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो यही तो आपको डिफरेंशिएशन आपको मैंने अभी थोड़े टाइम पहले एक क्वेश्चन में बताई थी। अगर आपको यहाँ पे कभी भी डिफरेंशिएट करना हो SER और RER में, तो उसका सबसे बड़ा यहाँ पे आपको डिफरेंशिएटर देखने को मिलेगा राइबोसोम्स। ठीक है, साथ ही साथ दूसरा आपका यहाँ पे हो जाएगा फंक्शनैलिटी की आपका SER यहाँ पे लिपिड्स और फैट आपका यहाँ पे जो है वो सिंथेसिस करता है, और RER जो है आपका बेसिकली वो ट्रांसपोर्ट करता है जो भी आपका राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइबोसोम्स। फिर लाइसोसोम्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्लास्टिड्स भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अगर डिस्कस नहीं किया है तो प्लास्टिड बेसिकली आपका यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे प्लांट में देखने को मिलते हैं, और इनके पास भी आपका खुद का DNA होता है। ठीक है, इनके पास क्या होता है, इनके पास भी आपका यहाँ पे खुद का DNA होता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो बेसिकली आप यहाँ पे ये समझ सकते हो, यहाँ पे ये एक तरीके के जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया उसी तरीके के, बस माइटोकॉन्ड्रिया आपके यहाँ पे हर जगह दोनों में ही बेसिकली प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे आपके एनिमल में भी और प्लांट में भी। पर ये आपका जो प्लास्टिड है सिर्फ और सिर्फ आपके प्लांट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे DNA और प्लस राइबोसोम्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास खुद के DNA भी है और खुद का यहाँ पे राइबोसोम भी होता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगली चीज़ जो यहाँ पे आपको याद रखनी है कि यहाँ पे ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपके यहाँ पे ये क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट जो कि आपके होते हैं कलर्ड। ठीक है, कलर्ड आपके यहाँ पे प्लास्टिड्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट। फिर एक आपके होते हैं यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं आपके, वो बेसिकली आपके वाइट आप बोल लो या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे कलरलेस होते हैं। ठीक है, तो या तो आप इसको बोल सकते हो वाइट या फिर आप इसको ही बोल सकते हो यहाँ पे कलरलेस। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये बेसिकली आपके यहाँ पे यूज़ होते हैं एज अ स्टोरेज। ठीक है, ये दोनों ही आपकी एक तरीके का एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इस तरीके से भी आप यहाँ पे इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें तो समझ में आ रही जो आपको अभी तक मैं आपको यहाँ पे बताते हुए आ रहा हूँ। फिर अगला यहाँ पे आपको जो ऑप्शन में दे रखा है, ये आपको यहाँ पे दे रखा है सेंट्रीओल्स। तो देखो जो सेंट्रीओल्स होते हैं ये आपको देखने को मिलेंगे नियर न्यूक्लियस। ठीक है, ये आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, ये आपको देखने को मिलते हैं नियर न्यूक्लियस, और इसका यहाँ पे जो यूज़ है ये आपको देखने को मिलेगा सेल डिवीजन में। ठीक है, तो बेसिकली आपके सेल डिवाइड करने में यहाँ पे इनका बहुत बड़ा रोल होता है, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होते हैं सेल डिवीजन करने में, और या फिर आपके यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने में सब्सटेंसेस को एक सेल से दूसरे सेल के। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब विद इन अ सेल एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट करने में भी आपके यहाँ पे हेल्प करते हैं यहाँ पे ये, साथ ही साथ यहाँ पे ये सेल डिवीजन में भी यहाँ पे ये हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे CAPF 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है द यूकारियोटिक क्रोमेटिन इज कंपोज्ड ऑफ। तो यहाँ पे अभी अभी मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले आपको बताया था कि जो आपका क्रोमेटिन मटेरियल होता है ये आपका DNA एंड प्रोटीन से बना हुआ होता है, तो हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे यूकारियोटिक और प्रोकारियोटिक के बीच में डिफरेंस आपको बस बता दे रहा हूँ। तो एक तरफ मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे प्रोकारियोटिक। ठीक है, और एक तरफ मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे यूकारियोटिक। तो देखो प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहला तो हो गया यहाँ पे कि यहाँ पे यू मतलब होता है यहाँ पे ट्रू, और कार्योट मतलब होता है यहाँ पे न्यूक्लियस। ठीक है, तो ट्रू न्यूक्लियस मतलब यहाँ पे कि इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहला आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा यहाँ पे न्यूक्लियस का।
तो प्रोकार्योटिक में आपको डिफरेंस देखने को क्या मिल रहा है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे कि प्रोकार्योटिक में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है और यूकार्योटिक में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आपके ये स्मॉलर साइज के होते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे साइज के बारे में बात करें तो आपका ये स्मॉल होते हैं और ये आपके क्या होते हैं यहाँ पे लार्ज साइज के होते हैं, ठीक है। फिर अगला अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो अगली यहाँ पे आ जाती है बात कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं, पर यहाँ पे आपको राइबोसोम भी देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ एंड अदर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, अदर सेल ऑर्गेनल, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर इसके बाद अगला यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सिंगल क्रोमोजोम, ठीक है, सिंगल क्रोमोजोम। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है मोर देन वन क्रोमोजोम, ठीक है, मोर देन वन क्रोमोजोम, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने बहुत ज़्यादा आपके लिए यहाँ पे ज़रूरी हो जाते हैं। फिर अगला यहाँ पे क्योंकि इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं है तो यहाँ पे आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी यहाँ पे आपको क्या लगती है, यहाँ पे एब्सेंट दिखती है, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे ये एब्सेंट होगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे ये प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आप इस तरीके से याद रख लेना। तो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, पहला कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, इधर होता है, इधर स्मॉल साइज है उधर लार्ज साइज है, इसमें सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, उधर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होंगे और दूसरे सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होंगे। इधर आपको सिंगल क्रोमोसोम देखने को मिलेगा, उधर आपको एक से ज्यादा क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। फिर इधर आपको यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी वो यहाँ पे एब्सेंट होगी। क्यों एब्सेंट होगी, क्योंकि आपका यहाँ पे न्यूक्लियस ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपकी एब्सेंट होगी, वहीं पे यूकार्योटिक में ये प्रेजेंट होगी क्योंकि वहाँ पे आपके न्यूक्लियस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने, बहुत छोटे से आपको यहाँ पे आप बोल सकते हो ये डिफरेंस है जो आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अब उसका चलते अपने यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच पार्ट ऑफ द सेल द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरोवेट। तो देखो पायरोवेट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे साइटोप्लाज्म में बेसिकली आपका यहाँ पे कन्वर्ट होता है। तो साइटोप्लाज्म अब आपका क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे ये आपका सेल है, ठीक है। अब यहाँ पे सर्कुलर में तो नहीं होगा पर मैं आपको एक बना के बस बता दे रहा हूँ। अब मान लो यहाँ पे आपकी सेल ऑर्गेनल्स है, कुछ आपके माइटोकॉन्ड्रिया है, कहीं आपका हमें यहाँ पे जैसे प्लांट सेल अगर मैं लेके चलता हूँ तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ठीक है, राइबोसोम्स आपको दिख रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका हो गया स्मूथ और रफ वाला, ठीक है। जैसे कुछ भी आपके यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स है। अब जो बचा हुआ एरिया है ना, जैसे ये जो बचा हुआ एरिया मैं आपको यहाँ पे अलग कलर से मार्क कर दे रहा हूँ। तो जैसे ये आपका जो बचा हुआ एरिया है जहाँ पे भी आपको ये ऑर्गेनल्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो इन सब जगह पे आपका क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये बेसिकली आपका फ्लूइड टाइप होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, एक फ्लूइड होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला पॉइंट है आपको जो यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे जो ये ग्लूकोज को, ठीक है, जो आपका यहाँ पे ये जो ग्लूकोज है इसको जो है कन्वर्ट कर रहा है बेसिकली यहाँ पे पायरोवेट में, उस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले लिख दे रहा हूँ। तो हम यहाँ पे ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पे पायरोवेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। और इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना। ये आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे जो ग्लूकोज को आप पायरोवेट में कन्वर्ट कर रहे हो यहाँ पे साइटोप्लाज्म की हेल्प से, तो यहाँ पे ये आपको इस पर्टिकुलर प्रोसेस को बेसिकली क्या बोलते हैं, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। फिर बाकी हम यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस कर चुके हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी डिस्कस कर चुके हैं, आर एस ई आर मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब अगला यहाँ पे आ जाता है हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो जब हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस की जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि ये आपका प्रेजेंट होता है इनसाइड द सेल, ठीक है। ये आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, इनसाइड द सेल, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। फिर अगला पॉइंट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो अगला पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो आपका न्यूक्लियस होगा ये भी आपका एक तरीके का क्या है, यहाँ पे ये है आपका मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल आपका यहाँ पे है ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये इसको कवर करके रखेगी, ठीक है। और खासकर डबल लेयर बेसिकली आपकी कवर होती है इस पे, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर यहाँ पे आपको कुछ पोर्स देखने को मिलेंगे, मतलब छेद देखने को मिलेंगे जिसके थ्रू यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आपकी यहाँ पे ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है। इनकी मदद से यहाँ पे क्या होती है, चीज़ें ट्रांसफ़र होती है इनसाइड न्यूक्लियस और आउटसाइड न्यूक्लियस। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपको न्यूक्लियस में पोर्स देखने को मिलते हैं जो जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, छेद बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको दूसरी चीज़ और क्या याद रखनी है कि न्यूक्लियस में आपको देखने को मिलता है यहाँ पे क्रोमोसोम्स, ठीक है, जो कि आपकी किस शेप के होते हैं, रॉड शेप के होते हैं, ठीक है। तो रॉड शेप के आपको यहाँ पे क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं और क्रोमोसोम में आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे डीएनए
प्लस प्रोटीन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे सब याद रखने हैं। ठीक है, तो ये सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो डीएनए बेसिकली आपका यहाँ पे क्रोमैटिन मटेरियल से क्योंकि बना, तो इसलिए हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आपका डीएनए और प्रोटीन आपका बेसिकली इसमें प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। डीएनए में आपके यहाँ पे जीन्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये सब आप, आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछ रखा है सीएपीएफ 2021 का। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। अब देखो यहाँ पे इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। आपसे सिंपल पूछा जा रहा है कि कौन सा सेल ऑर्गेनल आपका नहीं प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे जो आपके एनिमल सेल होती है, इसमें आपको सेल वॉल देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, क्योंकि आपकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है एनिमल सेल में, वो आपकी क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, वहां पे आपकी सेल वॉल होती है, उसके नीचे आपकी सेल मेम्ब्रेन आती है। तो एनिमल सेल में तो सिर्फ और सिर्फ आपकी सेल मेम्ब्रेन आ रही है। और यहाँ पे जब हम बात करेंगे प्लांट सेल की, तो वहां पे आपकी दोनों मेम्ब्रेन आएंगी। ठीक है, दोनों ही बेसिकली आएंगी, सेल वॉल भी आएगी, सेल मेम्ब्रेन भी आएगी। पर एनिमल सेल में आपकी सेल वॉल नहीं होती है, यह आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, सेल वॉल अपने यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर बाकी हम यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन आपका यहाँ पे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे बनती है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी हम यहाँ पे SER RER डिस्कस कर चुके हैं। राइजोसोम्स के बारे में भी हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस करेक्टली रिप्रेजेंट द जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकार्योटिक्स एंड यूकार्योट्स रिस्पेक्टिवली। अब देखो यहाँ पे हमने जब बात की थी यहाँ पे यूकार्योट्स की, तो यूकार्योट्स में हमने यहाँ पे क्या बताया था कि यहाँ पे इसमें आपको देखने को मिलता है यहाँ पे न्यूक्लियस, है ना। और न्यूक्लियस में आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे क्रोमैटिन। तो बेसिकली आपका यहाँ पे आपको एक चीज़ तो यहाँ पे पता चल रही है कि यहाँ पे यूकार्योटिक के केस में आपका क्रोमैटिन दूसरे नंबर पे होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको यूकार्योटिक एंड प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक बेसिकली क्वेश्चन में दिया है। तो जो आपको ऑप्शन दिए हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि प्रोकार्योटिक में न्यूक्लियोइड, प्रोकार्योटिक में क्रोमैटिन, इस तरीके से बेसिकली आपको इसको मैच करना है। तो जो दूसरा ऑप्शन है एंड के बाद जो लिखा गया, वहाँ पे आपको क्रोमैटिन आपका होना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पे डी और ए में दिख रहा है। तो बी ऑप्शन तो आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये तो अभी हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि आपको यहाँ पे क्रोमैटिन देखने को मिलता है, और यही आपका किससे बना होता है, डीएनए प्लस प्रोटीन से आपका यहाँ पे ये बना होता है। ठीक है, वहीं पे जब हम बात करेंगे यहाँ पे प्रोकार्योट्स की, तो देखो प्रोकार्योट के पास अपना यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता है। ये अभी अभी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि इसके पास क्या होता है, यहाँ पे आपको न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करने में, यहाँ पे इन दोनों के बीच पे डिफ्रेंशिएट करने में आपकी यहाँ पे हेल्प करेगी। फिर अगला यहाँ पे जो पॉइंट आ जाता है कि यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं न्यूक्लियोइड्स। ठीक है, यहाँ आपको क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ आपको देखने को मिलते हैं न्यूक्लियोइड्स। और ये क्या होती है, ये बेसिकली आपकी ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपको जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ये ऐसी आपकी एक स्पेस होती है सेल के अंदर। ठीक है, स्पेस इन सेल विच कंटेन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ पे यही होने वाला है। और यहाँ पे न्यूक्लियोइड का यहाँ पे बेसिकली डेफिनेशन ही यहाँ पे यही है। तो ये एक तरीके का आप इसको बोल सकते हो, यहाँ पे ये एक इरेगुलर टाइप का शेप होता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे कोई फिक्स शेप नहीं होता है, इरेगुलर शेप आपको इसकी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे ये एक तरीके का सेल के अंदर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपको जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है। जब भी हम यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल की जब भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, जब भी हम यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो हम हमेशा यहाँ पे डीएनए की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे भूलना नहीं है। तो हमारे यहाँ पे प्रोकार्योटिक में होगा न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होगा, यहाँ पे ये भी गलत है। तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियोइड एंड क्रोमैटिन। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। नाउ अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे होने वाला है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन देखने को मिला है, तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। पर यहाँ पे नर्व सेल से रिलेटेड आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपके एक से ज़्यादा टॉपिक को कनेक्ट करके आपको जनरली यहाँ पे पूछा गया है। पर यहाँ पे मैं आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आऊँ, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नर्व सेल के बारे में ही बात हो रही है। तो देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो ये 2020 का यहाँ पे क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, इन ह्यूमन बींग्स certain chemicals which cross the synapse between nerve cell are released from। तो देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इसका डायग्राम पता होगा नर्व सेल का। तो जैसे आपको यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये डेंड्राइट्स हो गए।
ठीक है, यहाँ पे जैसा हम मान के चल रहे हैं, यहाँ पे आपके ये क्या होते हैं, यहाँ पे ये आपके होते हैं एक्सॉन्स, है ना, ये सब आपके क्या होते हैं, यहाँ पे ये होते हैं आपके एक्सॉन्स। ठीक है, फिर लास्ट में आपके यहाँ पे ये निकलते हैं, और यहाँ पे आपका एक और जो आपका सेल होगा, ठीक है, यहाँ पे इसके डेंड्राइट्स निकल रहे हैं, और यहाँ पे इसके ये क्या है, यहाँ पे ये है इसके एक्सॉन्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो डेंड्राइट्स और इसके बीच के यहाँ पे जो डिस्टेंस है ना, बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे साइनेप्स। ठीक है, ये आपके होते हैं यहाँ पे एक्सॉन। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। और यहाँ पे ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है यहाँ पे न्यूक्लियस। ये जो लास्ट में निकल रहे हैं ये आपके होते हैं यहाँ पे डेंड्राइट्स। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं यहाँ पे, ये होते हैं आपके यहाँ पे डेंड्राइट्स। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स है जो सबसे ज़्यादा आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। तो देखो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपके डेंड्राइट्स और यहाँ पे इसके बीच में जो बेसिकली डिस्टेंस है, यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे साइनेप्स बोलते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे बेसिकली दो नर्व सेल को यहाँ पे अलग अलग कर रहा है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर रहा है, या फिर आप बोलो सेपरेट कर रहा है। ठीक है, ये क्या करता है बेसिकली, यहाँ पे दो नर्व सेल को सेपरेट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज़ बस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए था, वो है आपका यहाँ पे कि जो आपके एक्सॉन्स होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका एंड पोर्शन होगा ना एक्सॉन्स का, वो आपका एक तरीके का केमिकल को यहाँ पे स्टोर करता है। ठीक है, केमिकल को क्या करता है यहाँ पे, स्टोर करता है एंड पोर्शन। ठीक है, एंड पोर्शन, एंड पोर्शन ऑफ एक्सॉन जो होगा आपका बेसिकली यहाँ पे, वो आपके यहाँ पे स्टोर करके रखता है यहाँ पे एक तरीके के केमिकल को, जिसका नाम क्या है यहाँ पे, न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स। तो यहाँ पे एक तरीके का केमिकल है जो कि आपका यहाँ पे एंड पोर्शन ऑफ एक्सॉन यहाँ पे स्टोर करके रखता है। और यही आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इन ह्यूमन बीइंग सर्टेन केमिकल्स व्हिच क्रॉस द साइनेप्स बिटवीन नर्व सेल्स आर रिलीज्ड फ्रॉम। तो रिलीज कहाँ से होते हैं, कि एक्सॉन्स ऑफ नर्व सेल से यहाँ पे रिलीज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे यही है जो ये केमिकल को यहाँ पे स्टोर करके रखता है, जिसका नाम क्या है यहाँ पे, न्यूरो। तो अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन भी आ जाता है कि आपको यहाँ पे उस केमिकल का नाम बताना है, तो मैंने आपको यहाँ पे नाम भी बता दिया, ये भी आपको यहाँ पे इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी इसका नोट बना लेना आप। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है, डी ऑप्शन, एक्सॉन ऑफ नर्व सेल। नाउ चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि हमारे यहाँ पे होने वाला है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट में से एक यहाँ पे ये टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है यहाँ पे CFF 2016 में। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट टेक्सोनॉमिक हायरार्की। अब देखो टेक्सोनॉमिक हायरार्की की जब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो ये एक तरीके का आपका यहाँ पे क्लासिफिकेशन है। ठीक है, ये क्या आपका एक तरीके का क्लासिफिकेशन है, जहाँ पे आप हर एक तरीके के ऑर्गेनिज्म को आप यहाँ पे सेपरेट कर रहे हो। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ यहाँ पे इन सब के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो ये क्या है आपका एक तरीके का क्लासिफिकेशन है, जहाँ पे आप हर तरीके के ऑर्गेनिज्म को आप यहाँ पे सिस्टमैटिक मैनर में आप यहाँ पे अलग अलग कर रहे हो। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा जो होता है वो आपका होता है यहाँ पे किंगडम। तो देखो वो तो आपको यहाँ पे हर एक में आपको यहाँ पे बेसिकली देखने को मिल रहा है। फिर किंगडम के नीचे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे फाइलम। तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ ये दो में ही देखने को मिल रहा है। तो सी ऑप्शन और बी ऑप्शन तो आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा। और ये आपका देखो डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी में भी आपको ये बेसिकली यहाँ पे दे रखा है, ये आपको फ्लो चार्ट के बेसिस पे। तो वहाँ पे भी आप ये देख सकते हो। और जनरली आपके CAPF में जितने भी आपको यहाँ पे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ना, सब आपकी यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट्स आ रही है, वो 99% आपकी बेसिकली आपके एनसीईआरटीज में ही कवर होती है। ठीक है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो CAPF के लिए तो आपको यहाँ पे एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फाइलम के बाद अगर आपका यहाँ पे नेक्स्ट कौन सा आता है, वो आपका आता है यहाँ पे क्लास। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो क्लास हमारे यहाँ पे डी ऑप्शन में आ रहा है, पर यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो ये तो अपना यहाँ पे गलत हो जाएगा, और डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लास के बाद अपना यहाँ पे आ जाएगा ऑर्डर, ऑर्डर के बाद अपनी यहाँ पे आ जाएगी फैमिली, फिर फैमिली के बाद यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे जीनस, और जीनस के बाद है आपका यहाँ पे लास्ट है वो है स्पीशीज। तो अगर आपसे कोई पूछता है बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमिक हायरार्की, तो वो आपकी होगी यहाँ पे स्पीशीज। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स होंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे इनडायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं, या तो इस तरीके से पूछ लेगा वापस क्वेश्चन, या फिर आपसे बोलेगा कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ आपको बतानी है, या फिर बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमिक हायरार्की आपको बतानी है, तो वो आपकी हो जाएगी यहाँ पे स्पीसीज। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2018 में पूछा गया। अब देखो ये आपका ना सेल थ्योरी, या फिर आप यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है, यहाँ पे सेल थ्योरी प्लस आपका यहाँ पे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म वाले यहाँ पे चैप्टर्स को आप बोल सकते हो यहाँ पे मिक्स करके पूछा गया। क्योंकि आपका जो यहाँ पे मैमल्स है, ठीक है, मैमिलियन, तो मैमिलियन मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है मैमल्स की।
ठीक है। और मैमल्स आपका यहाँ पे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप अगर देखोगे, पढ़ा होगा आपने यहाँ पे, तो वर्टिब्रेट्स अगर आपने यहाँ पे पढ़े होंगे तो वर्टिब्रेट्स का आपका एक टाइप होता है। ठीक है, वर्टिब्रेट्स का आपका क्या होता है, एक टाइप होता है जहाँ पे हम बेसिकली 5 टाइप पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं पीसेस को, फिर हम यहाँ पे पढ़ते हैं एम्फीबियंस को, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं एवीज, ठीक है। एवीज के बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं रेप्टाइल्स, ठीक है। और हमारा लास्ट हमारा होता है यहाँ पे मैमल्स। तो यहाँ पे बस यहाँ पे आपको बस याद रखना है कि ये 5 तरीके के होते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसी ऑर्डर में हम यहाँ पे पढ़े। सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे पीसेस, फिर एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल्स, फिर एवीज, और फिर हम यहाँ पे पढ़ते हैं मैमल्स को, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको यहाँ पे याद रखना है इसको। तो बेसिकली आपके 5 टाइप के वर्टिब्रेट्स होते हैं, जिसमें से एक आपके होते हैं यहाँ पे मैमल, जिसका एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे मैमल का, वो है हमारे यहाँ पे ह्यूमन्स। तो ह्यूमन्स भी आपके इसी के एग्जाम्पल है, काउज आपकी इसी की एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखो सेल थ्योरी का कैसे पार्ट है, तो हमने यहाँ पे जैसे पढ़ रखा है यहाँ पे कि आपसे बोला जा रहा है प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में। बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है कि जो आपके प्रोटीन होते हैं मेमिलियन सेल में, उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला तो आपसे बोल रहा है कि प्रोटीन इन मेमिलियन सेल आर सिंथेसाइज इन सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि आपका जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, उसका यहाँ पे फंक्शनैलिटी होती है यहाँ पे कि किस चीज़ों को वो यहाँ पे सेल के अंदर जाने दे और किस चीज़ों को ना जाने दे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली वो एक तरीके का गेट कीपर है वो, ठीक है। तो ये क्या आपका एक तरीके का गेट कीपर है, या फिर आप इसको बोल लो सिक्योरिटी गार्ड है। यहाँ पे ये बताएगा कि यहाँ पे कौन सी चीज़ आपकी सेल के अंदर जाएंगी और कौन सी चीज़ नहीं जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसका प्रोटीन सिंथेसिस से लेना देना नहीं है कुछ भी। फिर अगला आपसे बोल रहा है कि प्रोटीन इन मेमिलियन सेल आर नॉट सिंथेसाइज इन सेल मेम्ब्रेन बट डायरेक्टली एब्जॉर्ब फ्रॉम फूड। अब ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है। सबसे पहले जो आपके प्रोटीन होते हैं वो आपके यहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं सेल के अंदर, ठीक है। तो डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन की यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिख दिया, इसकी वजह से भी यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ठीक। फिर सी ऑप्शन आपसे बोल रहे हैं प्रोटीन इन मेमिलियन सेल आर सिंथेसाइज इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स की फंक्शनैलिटी ही होती है यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस की। ये अभी तक हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए भी आ रहे थे, ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपसे क्या बोल रहा है, प्रोटीन इन मेमिलियन सेल आर सिंथेसाइज इन गोल्गी अपैरेटस। तो यहाँ पे देखो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि गोल्गी अपैरेटस का जो यहाँ पे मेन फंक्शन है वो बेसिकली है यहाँ पे पोस्ट ऑफिस की तरह वो काम करता है यहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर, जो यहाँ पे पैक करता है यहाँ पे चीज़ों को और डिस्पैच करता है जहाँ पे भी जो भी पार्ट को कोई भी चीज़ यहाँ पे ज़रूरी होगी वहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके का ये क्या है, आपका एक पोस्ट ऑफिस की तरह आप बोल सकते हो यहाँ पे ये काम करता है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अभी तक हम यहाँ पे पढ़ते हुए आ रहे थे। तो इसको आप यहाँ पे सेल थ्योरी प्लस डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ यहाँ पे आप मिक्स करके इसको बोल सकते हो कि यहाँ पे मिक्स तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आपसे बोल रहे हैं इन वर्टिब्रेट्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन सेल ऑफ विच फॉलोइंग ऑर्गन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड्स। अब देखो इसको भी आप यहाँ पे सेल थ्योरी प्लस यहाँ पे आप बोल सकते हो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इसको आप मैच कर सकते हो। और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगी यहाँ पे एनसीईआरटी में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बाकी में नहीं लिख रहा हूँ एनसीईआरटी, इसका मतलब ये मत समझना कि वो आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी में नहीं है, वो सब भी आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी में आपको स्टेटमेंट्स देखने को मिल जाएगी। पर क्योंकि यहाँ पे ये जो आपके जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये थोड़े आपके डीप लेवल के हैं, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे साथ ही साथ ये बताते हुए चल रहा हूँ कि आपको ये नहीं सोचना है कि आपसे बाहर से कहीं से पूछे जा रहे हैं, ये भी आपको एनसीईआरटी से ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ये आपका हेल्प करता है डिटॉक्सिफिकेशन में, ठीक है। जो भी आपके टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे पॉइजन वगैरह, तो उनको डिटॉक्सिफाई करने में, मतलब यहाँ पे उसको डिटॉक्स करने में ये आपका जो होता है ये हेल्प करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो आपका बेसिकली लिपिड वगैरह सिंथेसाइज करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये किस में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे कौन से पर्टिकुलर आपके ऑर्गन का आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये चीज़ करता है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे लिवर, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और ये आपका आपको पता ही होगा ये आपका लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका लार्जेस्ट ग्लैंड होते हैं। तो लिवर आपको यहाँ पे ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। अब फिर अगर हम बाकी चीज़ों की भी बात कर लेते हैं, तो अगर हम यहाँ पे इंटेस्टाइन की बात करते हैं, तो ये आपका यहाँ पे इसका क्या फंक्शन होता है, यहाँ पे ये आप बेसिकली आपका हेल्प करता है यहाँ पे डाइजेशन में, ठीक है। तो डाइजेशन में यहाँ पे हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन में यहाँ पे आपकी हेल्प कर देता है, ठीक है। फिर अगला यहाँ पे जो आ जाता है आपको दे रखा है वो है आपका यहाँ पे किडनी। अब किडनी आपका जो होता है वो आपका हेल्प करता है यहाँ पे रिमूव करने में वेस्ट मटेरियल को, ठीक है। वेस्ट मटेरियल को यहाँ पे रिमूव करने में बेसिकली आपकी यहाँ पे जो किडनी है वो आपकी यहाँ पे हेल्प करती है।
तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, और साथ ही साथ यहाँ पे ये यूरिन प्रोड्यूस करता है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। फिर अगला यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आपको अलग लिख रहा होगा यहाँ पे जो नाम, वो है आपका यहाँ पे स्प्लीन, और ये इसका जो काम होता है, इसका काम होता है यहाँ पे फ़िल्टर करना, ठीक है। तो एक तरीके से ये एक्ट करता है फ़िल्टर करने के लिए यहाँ पे ब्लड को, ठीक है। तो ब्लड को फ़िल्टर करने की तरह यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे ये एक्ट करता है। तो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसका फंक्शन है यहाँ पे स्प्लीन का, जो आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो सबसे अलग आपको यहाँ पे यही दिख रहा होगा, और यही आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके ऊपर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, सीएपीएफ 2022 में क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा जा रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज़ अ 4 चैम्बर्ड हार्ट। अब देखो ये क्वेश्चन आपको इसलिए पूछा जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर है ना, वो एक तरीके का आपका यहाँ पे एक्सेप्शन है, ठीक है। वो क्या आपका एक तरीके का एक्सेप्शन है। तो बेसिकली यहाँ पे याद रखना, तो ये सब आपके यहाँ पे एग्जाम्पल है रेप्टाइल्स के, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे यही याद रखना है कि यहाँ पे ये किसके एग्जाम्पल है, तो ये आपके एग्जाम्पल है यहाँ पे रेप्टाइल्स के। और रेप्टाइल्स के यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम देखो रेप्टाइल्स में ना आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहली चीज़ आपको जो याद रखनी है वो है यहाँ पे कि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके यहाँ पे ये क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इनके पास स्केल्स भी होती हैं, ठीक है। ये दे हैव स्केल्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दूसरी। फिर उसके अगली यहाँ पे कि ये लंग्स के थ्रू यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ये ब्रीथ करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें ना, तो रेप्टाइल्स आपके जर्नली 3 चैम्बर्ड हार्ट के होते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे फैक्टर है, जिसके ऊपर बेसिकली आपको यहाँ पे क्वेश्चन ही दिया गया है, तो वही आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो आपके रेप्टाइल्स होते हैं, ये आपके 3 चैम्बर्ड हार्ट वाले एनिमल्स होते हैं, ठीक है। और 3 चैम्बर्ड आपको पता होगा, इसके अलावा कौन से होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, ठीक है। पीसीज की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो पीसीज आपका जो होता है वो आपके 2 चैम्बर्ड होते हैं। एवीज जो होते हैं आपके वो 4 चैम्बर्ड होते हैं। मैमल्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो मैमल्स भी आपके कैसे होते हैं, वो भी आपके यहाँ पे 4 चैम्बर्ड होते हैं, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपके जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, ठीक है। तो यही आपके ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी जो आपके चैम्बर्ड ऑफ हार्ट है वो आपके कैसे हैं, वो आपके 3 हैं, ठीक है। तो एम्फीबियंस और आपके यहाँ पे रेप्टाइल्स। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा एक्सेप्शन है वो है आपका यहाँ पे क्रोकोडाइल, जो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो क्रोकोडाइल आपका एक तरीके का रेप्टाइल ही है, पर फ़र्क क्या है यहाँ पे, तो रेप्टाइल वो बेसिकली है, पर यहाँ पे जो फ़र्क है वो आपका यहाँ पे यही है कि क्रोकोडाइल में आपको यहाँ पे 4 चैम्बर देखने को मिलते हैं हार्ट के, पर आपको जो बाकी आपको जो दे रखे वो भी आपके रेप्टाइल्स है, पर वहाँ पे आपको सिर्फ 3 चैम्बर्ड आप हार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो यही सबसे बड़ा यहाँ पे एग्जाम्पल है, और यही आपका एक्सेप्शन है जो आपको यहाँ पे एनसीईआरटी में भी दे रखा है, इसलिए आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, और ये एक्सेप्शन की वजह से ही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि क्रोकोडाइल आपका एक तरीके का रेप्टाइल ही है, पर यहाँ पे इसके अंदर आपको 4 चैम्बर देखने को मिलते हैं हार्ट के अंदर, बाकी जो आपको दे रखे हैं उन सब में आपको 3 चैम्बर ऑफ हार्ट आपको देखने को मिलते हैं। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2019 में यहाँ पे पूछा गया। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू क्योलेंटेरेटा, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे नाइडेरिया, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे इन चारों में से क्या चीज़ यहाँ पे एग्जाम्पल है यहाँ पे इस पर्टिकुलर ग्रुप की, और ये ग्रुप आपका किसके अंदर आता है, ये आपका आता है यहाँ पे एनिमेलिया किंगडम के अंदर, ठीक है। तो ये ग्रुप आपका किसके अंदर आता है, ये आपका ग्रुप आता है एनिमेलिया किंगडम के अंदर, और यहाँ पे आपका राइट आंसर है हाइड्रा एंड सी एनेमोन। अब देखो यहाँ पे इसकी अगर हम यहाँ पे फंक्शनैलिटी में आपको बस बता दे रहा हूँ, तो देखो सबसे बड़ी फंक्शनैलिटी आपकी होने वाली है कि ये आपको देखने को मिलते हैं एक्वेटिक, ठीक है। फिर अगला आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे कि इनके अंदर आपको कैविटी देखने को मिलती है, कैविटी इन बॉडी आपको देखने को मिलेगी। फिर अगली चीज़ जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पे 2 लेयर ऑफ सेल आपको देखने को मिलते हैं इनके अंदर, ठीक है। 2 लेयर ऑफ सेल आपको देखने को मिलेंगे, और ये ज़्यादातर जो आपके होते हैं ये आपके कॉलोनीज बना के रहते हैं, ठीक है। तो लिव इन कॉलोनीज आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके फैक्टर्स है, या फिर आप बोलो कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पे इस पर्टिकुलर कैटेगरी की, ठीक है। अब जो बाकी आपको दे रखे हैं, अभी अब हम इनके बारे में बात करते हैं। तो प्लेनेरिया एंड लिवर फ्लूक की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो ये आपका एग्जाम्पल होते हैं यहाँ पे प्लेटी हेलमिंथीज के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखते हुए भी चल रहा हूँ, प्लेटे हेलमिंथीज, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है। फिर आपका अगला होता है यहाँ पे सी अर्चिन और सी कुकुम्बर। तो ये आपका एग्जाम्पल किसका होता है, ये आपका एग्जाम्पल होता है एक्नियोडोर मेटा का, ठीक है। फिर लास्ट आपका एग्जाम्पल यहाँ पे जो आपको दे रखे हैं साइकॉन, ये वगैरह आपके एग्जाम्पल होते हैं यहाँ पे पॉरीफेरा के,
तो ये सब आपको यहाँ पे याद रख लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे जो बता रखे हैं, यहाँ पे ये भी सब आपके एक टाइप के ग्रुप्स ही हैं। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, 2020 में यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है। तो देखो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइव would you place an animal with a bilaterally symmetrical triploblastic body without a true internal cavity? ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी है और आपको यहाँ पे पहचानना है कि इनमें से कौन से ग्रुप की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं बायोलैट्रिकल सिमेट्रिकल। तो यहाँ पे आपका नाइडेरिया और पोरीफेरा तो यहाँ पे सीधे सीधे बाहर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिज्म आपके इन दोनों ग्रुप्स में आते हैं, इन दोनों कैटेगरीज में आते हैं, ये आपके बायोलैट्रिकली सिमेट्रिकल नहीं होते हैं, ठीक है। फिर अगला पॉइंट आपका है यहाँ पे जो बचे हुए दोनों आपके पास बचते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीस और दूसरा बचता है आपके पास एनेलिडा। अब देखो दोनों ही आपके ट्राइब्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्राइब्लोब्लास्टिक मतलब यहाँ पे क्या होता है, 3 लेयर आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, 3 लेयर्स ऑफ सेल, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको बोलते हैं ट्राइब्लोब्लास्टिक। और आपके बायोलैट्रिकल सिमेट्रिकल मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो आपका यहाँ पे ये कोई एनिमल है, अगर आप इसको यहाँ पे बीच से काटते हो ना, तो यहाँ पे जो इसका लेफ्ट साइड का हिस्सा है वो आपका इक्वल रहेगा राइट साइड के हिस्से के, मतलब दोनों ही हिस्से आपके एक जैसे ही दिखेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं बायोलैट्रिकल सिमेट्रिकल, ठीक है। तो ये आपको जनरली, जैसे अगर आप यहाँ पे कोई भी इंसेक्ट ले लो, कोई मॉस्किटो ले लो या फिर आप बोलो बटरफ्लाई ले लो, तो उस केस में आप अगर आप देखोगे तो आपको वो हमेशा इक्वल एक जैसे ही देखने को मिलेंगे जब भी आप उसको काटोगे बीच से, ठीक है। और ये सब आपके बायोलॉजी लैब्स वगैरह में यहाँ पे जनरली ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक। अब उसके बाद अपना यहाँ पे जो लास्ट आपको जो कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है यहाँ पे कि इसमें आपकी यहाँ पे ट्रू इंटरनल कैविटी आपको देखने को नहीं मिलती है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसमें देखने को मिलती है, तो वो आपका होता है यहाँ पे एनिलिडा, इसलिए आपका यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थीस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्लेटीहेल्मिन्थीस में हमें कोई भी, आप बोल लो यहाँ पे हमें ट्रू इंटरनल कैविटी देखने को नहीं मिलती है। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोई भी फ्लूइड आपका बीच में नहीं रहता है जो बेसिकली आपका सेपरेट कर रहा होता है डाइजेस्टिव एंजाइम को और बॉडी वॉल को, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे आपका कोई भी जो आपका आप ऐसे बोल सकते हो यहाँ पे कि आपका कोई भी फ्लूइड आपका नहीं होता है प्रेजेंट यहाँ पे बॉडी में, जो आपका बेसिकली सेपरेट कर रहा होता है यहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को और साथ ही साथ आपके यहाँ पे बॉडी वॉल को, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, इन दोनों की हेल्प से आप यहाँ पे इस सबको अलग अलग आप बोल सकते हो यहाँ पे सेपरेट वगैरह आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एनिलिडा की, तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल ही बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका एग्जांपल हो जाएगा यहाँ पे जैसे अर्थवॉर्म्स हो गए, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे लीचेस सुनी होंगी, ठीक है, ये सब आपकी इसके एग्जांपल हो गए। फिर आपका यहाँ पे जो आंसर है यहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थीस, इसका आपका अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमने यहाँ पे पिछले ही क्वेश्चन में देखा है लिवर फ्लूक्स, ठीक है। फिर आपके टेप वॉर्म भी आपके इसी के ही एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपका यहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थीस के बाद यहाँ पे एलिनीडा वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। फिर आर्थ्रोपोडा आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नाइडेरिया की, तो नाइडेरिया अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, पिछला ही आपका एग्जाम्पल था जहाँ पे आपका हाइड्रा आंसर था। सी एनिमल्स आपके बेसिकली यहाँ पे आंसर रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जेली फिश हो गई, ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल रहेगा। फिर पोरीफेरा की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल रहने वाला है स्पॉन्जिला। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे 2021 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू द किंगडम मोनेरा। अब देखो ऐसे जो क्वेश्चन है ना बेसिकली आपकी एनसीईआरटी में जो आपको यहाँ पे डायग्राम्स दे रखे हैं ना, जो आपको यहाँ पे वगैरह आपको यहाँ पे जैसे ड्राइंग्स वगैरह जो दे रखी हैं, तो उनसे डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस जनरली यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें तो आपको एटलीस्ट पता हो जो आपको यहाँ पे डायग्राम दे रखे हैं यहाँ पे आपके एनसीईआरटीज़ के अंदर, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि मोनेरा में आपके यहाँ पे कौन से आपका यहाँ पे इसमें से आपका एग्जाम्पल है। तो देखो सबसे पहली चीज़ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मोनेरा को, थोड़े यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक को इसके ऊपर बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको जो मोनेरा होता है यहाँ पे ये आपका होता है प्रोकार्योट्स, ठीक है। प्रोकार्योटिक सेल आपको यहाँ पे इसमें देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पे क्या है इसका कि इसके अंदर आपको यहाँ पे न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका प्रोकार्योटिक, ठीक है। फिर यहाँ पे ये आपके होते हैं यूनिसेलुलर, सिर्फ और सिर्फ आपके एक ही सेल से आपका ये बना होगा ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पे मोनेरा की। और राइट आंसर आपका यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, एनाबियना। तो बेसिकली ये जो आपका है यहाँ पे आपको जो दे रखा है ये आपका एक तरीके का साइनो बैक्टीरिया है, ठीक है, साइनो
बैक्टीरिया है जो यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर ऑप्शन में आपको यहाँ पे दे रखा है, और ये आपका एक मेंबर है आपका किसका, किंगडम मोनेरा का। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर है। अगर हम बाकी के बचे हुए की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे ये जो ऊपर के दो दे रखे हैं ये आपका एग्जाम्पल है प्रोटिस्टा किंगडम के। ठीक है, प्रोटिस्टा की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो प्रोटिस्टा में बस और यहाँ पे मोनेरा में बस एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे ये आपका यूकारियोटिक है। ठीक है, ये आपका क्या है, यहाँ पे यूकारियोटिक है, और वो जो आपका है यहाँ पे वो प्रोकारियोटिक है, और ये भी आपका यहाँ पे यूनिसेलुलर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे बस डिफरेंस क्या है यहाँ पे कि ये आपका यूकारियोटिक आ जाता है। तो ये पॉइंट बस आपको यहाँ पे याद रखना है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है। कभी कभी आपसे यहाँ पे ये डिफरेंस भी पूछ लिए जाते हैं एज एन ऑप्शन में। ठीक है, फिर अगर हम उसके बाद बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल तो आपको दिख ही रही है यहाँ पे, डायटम और यूग्लेना। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, और ये सब आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में आपको जो डायग्राम दे रखे हैं वहाँ पे सब आपको दे रखे हैं। फिर नेक्स्ट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो जो आपको दे रखा है यहाँ पे यूलोथेरिक्स, तो ये आपका बेसिकली आपका एग्जाम्पल है यहाँ पे थाइलोफाइटा का, जो कि आपका एक ग्रुप या फिर आप बोलो कैटेगरी है प्लांटे किंगडम की। ठीक है, प्लांटे किंगडम की यहाँ पे एक कैटेगरी है। जैसे आपका वर्टिब्रेट्स आपका जैसे एनिमेलिया किंगडम का है ना, जैसे आपने अभी हमने यहाँ पे थोड़ी देर पहले एक पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ पे सब डिस्कस किया, जो आपका नाइडेरिया हो गया, एनिलिडा हो गया, ये सब आपके एनिमेलिया किंगडम के ग्रुप से या फिर आप बोलो कैटेगरी है उसके अंदर की। तो वैसे ही आपका जो आपका थाइलोफाइटा है ये आपका प्लांटे किंगडम की एक कैटेगरी है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और बाकी आपके यहाँ पे वो दोनों किंगडम है, प्रोटिस्टा किंगडम है पर थाइलोफाइटा किंगडम नहीं है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि प्लांटे किंगडम आपका यहाँ पे है। ठीक है, प्लांटे किंगडम की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो प्लांटे किंगडम आपका यहाँ पे क्या होता है, मल्टी सेलुलर होगा सबसे पहली चीज़ तो। ठीक है, ये क्या होगा आपका यहाँ पे मल्टी सेलुलर होगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पे सेल वॉल देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर अगला यहाँ पे जो रहेगा यहाँ पे कि आपको फोटोसिंथेसिस के थ्रू यहाँ पे ये जो इसके अंदर आएंगे वो आपके यहाँ पे प्रोडक्ट्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, मतलब आपके यहाँ पे प्रोडक्ट्स को बनाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके इस पर्टिकुलर फोटोसिंथेसिस की हेल्प से आप यहाँ पे जो थर्ड एक और आपका किंगडम होता है फंगाई, उसको और प्लांटे किंगडम को आप यहाँ पे सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया हो। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2016 में यहाँ पे आया है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ कार्निवोरस प्लांट्स। ठीक है, जो कार्निवोरस बेसिकली आपके क्या होते हैं, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं यहाँ पे खाने वगैरह के लिए। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे सनड्यू, वीनस, फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट, ये सब बेसिकली आपके यहाँ पे कार्निवोरस प्लांट्स है जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बाकी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो ये आपका कार्निवोरस है पर आपका यहाँ पे मिस्टल टो आपका नहीं है। ठीक है, तो ये दो बेसिकली आपके यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ पे रेफिलिया भी नहीं है यहाँ पे। ठीक, अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो सैंडलवुड ट्री आपका यहाँ पे नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कम्प्लीटली अगर हम यहाँ पे आपको ऑप्शन जो दे रखे हैं उनमें सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे सारे के सारे आपके जो कार्निवोरस है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ना हमने यहाँ पे इस वीडियो में जितने भी टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यूज करने थे वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अगर आपको यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर यहाँ पे उसका मेंशन कर देना। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही साथ अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कोई भी डाउट होता है, कोई सजेशन होता है तो वो भी आप यहाँ पे कमेंट ज़रूर कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।